हेलो दोस्तों, आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं फिजिक्स के 13वें चैप्टर नाभिक के बारे में, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे हमारे एग्जाम में 5 नंबर के कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन एक आता जरूर है। और इसमें सबसे जरूरी मतलब जो है उसमें जैसे कि आता है कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, तथा नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो ये 100% फिक्स ही होता है, एग्जाम में आता जरूर है। तो हम इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नाभिक क्या होता है, नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो, नाभिक पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए कि नाभिक होता क्या चीज है। तो नाभिक पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए परमाणु। क्या होता है? परमाणु। क्योंकि परमाणु के अंदर ही क्या होता है? नाभिक। क्योंकि नाभिक को तभी अच्छे से हम समझ पाएंगे जब हम किसके बारे में समझेंगे? परमाणु को। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन मॉडल में बताए हैं, जिसमें हम परमाणु की पूरी संरचना के बारे में बताए हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ नाभिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले परमाणु के बारे में पढ़ लें। तो देखो, जैसे लिखा है परमाणु क्या होता है, मतलब कोई भी तत्व होता है तो तत्व की सबसे छोटी संरचना होती है उसे परमाणु कहते हैं। मतलब कोई भी अगर तत्व होगा तो जिस प्रकार से कोई शरीर बनी है तो कोशिकाओं से मिलकर बनी, तो सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका। ठीक उसी प्रकार अगर कोई पदार्थ बना है तो तत्वों से मिलकर बना, तत्वों की जो सबसे छोटी संरचना होती है उस संरचना को परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, परमाणु के अंदर एक ठोस भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उनके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। मतलब ये होती परमाणु की संरचना। देखो, लिखा है कि सभी तत्वों का एक छोटातम भाग होता है जिसे परमाणु कहते हैं। मतलब कोई भी तत्व होगा तो उसका एक सबसे छोटा वाला भाग होता है जिसे हम कहते हैं परमाणु। मान लें ये एक भाग हो गया, इस भाग को हम क्या कह दिए? परमाणु। ये परमाणु हो गया। कोई भी तत्व, अब इतना बड़ा परमाणु नहीं होता है, सरसों से के दाने से भी छोटा परमाणु होता है, लेकिन इसको बड़ा करके तभी तो हम उसके एक एक पार्ट को देख पाएंगे। तो देखो, सभी तत्वों का एक सूक्ष्मतम भाग होता है जिसे परमाणु कहते हैं। मतलब ये जैसे क्या हो गया? परमाणु। तो इसके अंदर एक ठोस भाग होता है, इसके अंदर एक ठोस भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। इसके जो अंदर होता है एक ठोस भाग होता है, उस ठोस भाग को हम कहते हैं नाभिक। मतलब ये अगर हमारा ये पूरा भाग क्या कहलाता है? परमाणु। तो परमाणु के अंदर एक ठोस भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यही तो लिखा है, परमाणु के अंदर एक ठोस भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के जो बाहर होते हैं इन्हीं सभी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। अब जैसे यहाँ परमाणु की बात है, तो परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज डाल्टन ने किया था। जो परमाणु होता है, परमाणु के बारे में डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए परमाणु की जो खोज होती है वो किसने की थी? डाल्टन ने की थी। जबकि जो नाभिक होता है, नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड। नाभिक की खोज रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। मतलब लिखा तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाया करते हैं। जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है इसी नाभिक में केंद्रित होता है। मतलब जैसे परमाणु हुआ तो इसका जो भी द्रव्यमान होता है नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में क्यों केंद्रित होता है? देखो, अगर ये परमाणु हुआ, ये पूरा भाग हमारा क्या हो गया? परमाणु। और परमाणु के अंदर जब हमारा नाभिक हुआ तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो स्थिर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या कर लगाया करते हैं? चक्कर लगाया करते हैं। और ये भाग कैसा होता है? खोखला होता है। तो देखो, जो चीज गति कर रही है उसका वजन हम नाप नहीं सकते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज है तो एक अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। अनिश्चितता के सिद्धांत में यह बताया गया है कि किसी गतिशील वस्तु का अगर हम गति नापेंगे तो द्रव्यमान नहीं नाप सकते, द्रव्यमान नापेंगे तो गति नहीं नाप सकते हैं। तो देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो यहाँ स्थिर क्या? द्रव्यमान ही तो है ना। मतलब नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसी नाभिक में इसका समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे हम कोई भी तत्व ले लें, जैसे ले लिया हम तत्व। अब परमाणु के बारे में समझ गए, नाभिक के बारे में अच्छे समझ गए कि नाभिक क्या होता है। तो जैसे ये हमारा तत्व हो गया Na एक तत्व हुआ। तत्व तक जो तत्व होता है तत्व को ही हम परमाणु कहते हैं। छोटी संरचना परमाणु। तो यहाँ एक लिखा होता 11 और ऊपर कितना लिखा होता? 30। तो इसमें एक हमारा होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है हमारा परमाणु भार, परमाणु भार।
और परमाणु भार को ए से प्रदर्शित करते हैं वो ऊपर वाला होता है। अगर दिक्कत हो रही याद करने में तो देखो ये तत्व है, तत्व सोडियम एक तत्व है, जो सोडियम हुआ तो सोडियम हमारा एक जो तत्व हुआ, तो तत्व होगा तो परमाणु होगा, तो ये परमाणु होगा तो ये परमाणु का क्रमांक होगा, एक भार होगा। तो हमको एक बात पता है, भार हमेशा कहाँ ला जाता है, खोपड़ी पे लादा जाता है, भार हमेशा खोपड़ी पे लादा जाता है। तो ऊपर वाला क्या होगा, भारित होगा, तो ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो अगर परमाणु भार और परमाणु भार को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी तत्व होगा तो तत्व के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ प्रोटॉन भी पता होना चाहिए। तो जितना भैया परमाणु क्रमांक होता है वही क्या कहलाता है, प्रोटॉन। मतलब अगर यहाँ से देखा जाए पैर में प्रोटॉन होता है, जो आगे लिखा वही क्या होगा, प्रोटॉन। तो हमारे यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन कितने, 11। किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने हो जाएंगे, 11। देखो यहाँ प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएंगे। इसके बाद हम ये भी पढ़ चुके उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, ये तो बताए हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा करते हैं। मतलब कोई भी परमाणु होगा तो इसमें 3 मूल कण अवश्य ही होंगे। तो अगर यहाँ न्यूट्रॉन निकालना है तो देखो जब न्यूट्रॉन निकालना है तो परमाणु भार को परमाणु क्रमांक से माइनस कर दो। देखो परमाणु भार ऊपर कितना हमारा था, 23, और परमाणु क्रमांक हमारा कितना था, 11। तो अगर हम 23 में से 11 निकाल दे तो बचा हमारा कितना, 12। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 12। तो ये बात अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो जो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो एक तत्व हुआ, इतनी बात तो सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमें पढ़ना है नाभिक के बारे में, ये अच्छे समझ गए हैं। अभी इसके बाद और कुछ तत्व लेंगे जिनमें हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना बहुत ही जरूरी है। तो देखो हम नाभिक चैप्टर, अब हम नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो अभी हम परमाणु पूरा पढ़ रहे थे, अब हम मेन रूप से नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो नाभिक की संरचना क्या होती है। जो कोई भी नाभिक होता है तो नाभिक का कुल आवेश उसमें उपस्थित प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है, प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉनों के आवेश के बराबर क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर ये हमारा नाभिक हुआ, प्रोटॉन के अंदर वाला हम नाभिक को अलग कर लिए हैं, ये हुआ हमारा परमाणु हुआ ना। अब परमाणु के अंदर यहाँ पर होता है हमारा नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा नाभिक, तो ये क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम बताएं यहाँ पर ये बात लिखें कि परमाणु का कुल आवेश उसमें उपस्थित प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। तो देखो हम इससे पहले हम ये बात जानते हैं ना कि अगर जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो हमको पता ही है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उस पर आवेश इतना होता है। अगर हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इस पर भी उतना होता है। बस कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही माइनस होता है जबकि प्रोटॉन पे उतना ही प्लस होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसे उस पर होता, वो होता है उदासीन, ना तो उस पर आवेश मतलब कोई भी आवेश नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो अगर हमको पता है ये हमारा नाभिक हुआ, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुए, तो प्रोटॉन का तो न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश होता नहीं है, तो यहाँ बचा क्या चीज हमारा, न्यूट्रॉन कोई आवेश होता नहीं है, तो ये है हमारा बचा क्या चीज, प्रोटॉन। प्रोटॉन ही तो बचा ना, मतलब इसका जो आवेश होगा वो प्रोटॉनिक आवेश, तो न्यूट्रॉन का कोई आवेश होता नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश बचाओ, यही तो पूरा नाभिक हुआ ना। तो नाभिक में केवल हम प्रोटॉनों के आवेश को ही तो देखते हैं ना। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया कि इसमें उपस्थित जो नाभिक का कुल आवेश होता है प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है, चूंकि वहां केवल प्रोटॉन ही बचा है। इतनी बात तो अच्छे समझ गए। तथा नाभिक का जो कुल द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ शब्द क्या आया है, न्यूक्लियनों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन किसे कहते हैं, देखो नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से क्या बना है, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। देखो अगर हमें नाभिक है तो हमको अगर हमसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि नाभिक का जो कुल द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो नाभिक हमारा बना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अगर कोई चीज जिससे मिलकर बना है उसी के द्रव्यमान के बराबर, जैसे हम कह दिए कि इसे एक ऐसे कोई आकार बन रहा था, ये इतना भाग है कि त्रिभुजाकार, मतलब ये इतना भाग है, इस भाग का द्रव्यमान मान लें हम ये इस प्रकार आप समझो, जैसे कि ये एक प्लेट रखी है, एक प्लेट रखी है, इसमें हम एक रख दे गेंद, ये मान लें एक गेंद रखी है। तो अगर ये एक हमारी प्लेट थी
और ये हमारी एक गेंद थे। तो अगर हम पूछे इसका कुल द्रव्यमान कितना होगा, तो कुल द्रव्यमान किसका होगा, गेंद का द्रव्यमान प्लस प्लेट का द्रव्यमान ही तो होगा, दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं। तो वैसे यहाँ नाभिक का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो हमको पता है नाभिक किससे मिलकर बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कुल द्रव्यमान होगा वही नाभिक के द्रव्यमान के बराबर ही तो होगा। इसलिए तो लिखे हैं कि जो नाभिक का कुल द्रव्यमान होता है नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के बराबर। न्यूक्लियन बता दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो ये नाभिक के बारे में अच्छे से आप सभी लोग समझ गए हैं। नाभिक, अब देखो यहाँ पर जब हम बता रहे थे अभी कोई भी तत्व होता है, अब इसको अच्छे से समझना भैया, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जैसे हम लिख दें Cl, तो यहाँ पर इसका एक परमाणु क्रमांक होगा 17 होता है, परमाणु भार कितना होता है 35। मतलब अगर कोई भी तत्व X है, मान लेना कोई तत्व X है, तो इसके आगे यहाँ क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या लिखा जाता है, परमाणु भार लिखा जाता है। जैसे ये एक तत्व है, तो इसमें अगर इसका हम देखा जाए परमाणु क्रमांक, अब यहाँ अच्छे से और अच्छे से समझना, चूंकि ये बहुत ही जरूरी है। अगर परमाणु क्रमांक को हम किससे लिखते हैं, Z से, इसके बाद यहाँ परमाणु क्रमांक होगा तो यहाँ परमाणु भार भी होगा। इसका परमाणु भार, तो परमाणु भार किससे लिखते हैं, A से लिखते हैं, परमाणु भार को A से लिखते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर देखो, जिससे यहाँ पर परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है, जैसे कोई भी तत्व होता है, तो तत्व के अंदर परमाणु के अंदर नाभिक, तो किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब अगर कोई तत्व का हमें परमाणु क्रमांक निकालना है, तो उसमें उस तत्व में देखो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना उसका परमाणु क्रमांक होगा। जैसे ये एक तत्व था, हम इसमें देखना चाहते थे परमाणु क्रमांक, तो सबसे पहले हम यहाँ प्रोटॉन देखें। प्रोटॉन हमको पता है पैर में प्रोटॉन होता है, इसका पैर यही तो हुआ ना। तो प्रोटॉन हमारे कितने हैं, 17। प्रोटॉन कितने हैं, 17। अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो हमको बता देते हैं प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 17। प्रोटॉन 17 तो इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए। अब यहाँ से देखें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा दो। मतलब अगर हम 35 में से 17 घटाएंगे, तो जब 35 में से 17 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 18। न्यूट्रॉन की संख्या 18 आ गई। देखो अगर हम 35 में 17 घटा देंगे, कभी भी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा दो, वही आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर यहाँ परमाणु क्रमांक देखें, तो परमाणु क्रमांक किसे लिखते हैं, Z से, वो भी आगे वाला होता है। तो देखो आगे वाला ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और आगे वाला ही परमाणु क्रमांक होता है। तो इसीलिए तो बताए हैं कि जो यहाँ पर क्या लिखा, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किससे लिखते हैं, P से, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं, जैसे ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। मतलब किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक। तो इसलिए परमाणु क्रमांक भी कितना हो गया, 11। अगर परमाणु भार देखा तो परमाणु भार ऊपर कितना हो गया, 35। परमाणु भार 35 हो गया। अब परमाणु भार क्या होता है उसके ही परिभाषा बताएंगे, ये सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, जैसे इसमें हम देख लें, एक दो और तत्व देख लें। जैसे हम ले लें ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16। तो अगर हम यहाँ प्रोटॉनों की संख्या देखें, तो प्रोटॉनों की संख्या, पैर में प्रोटॉन हुए 8। अब जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने हो गए, 8। प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। अब हम न्यूट्रॉन देखेंगे, तो हम बताएं ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो, 16 में से 18 घटाएंगे बच्चा कितना, 8। तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, 8। अब हम देखेंगे परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। तो हम बताएं जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही परमाणु क्रमांक होगा। प्रोटॉन यहाँ कितने हैं, 8, तो इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 8 होगा। अगर हमें परमाणु भार देखना, परमाणु भार को A से लिखते हैं। ऊपर वाला परमाणु भार होता है, भार को खोपड़ी पे लाते ही होता है, क्योंकि परमाणु भार कितना हो गया, 16। तो ये आप सभी लोग अच्छे से निकाल लिए होंगे। अब अच्छे से समझ में आ गया कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। अब देखो ये आप सभी लोग अच्छे से समझ ही गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद ये वाला देखो यहाँ पर क्या लिखा, द्रव्यमान संख्या। चाहे द्रव्यमान संख्या कहो, चाहे परमाणु भार कहो, और भैया चाहे क्या कहो, न्यूक्लियनों की संख्या पूछ सकता है कि किसी भी तत्व में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वही परमाणु भार होता है, वही न्यूक्लियनों की संख्या होती है। अभी इससे पहले हम न्यूक्लियन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो न्यूक्लियन का होता है न्यूक्लियस में उपस्थित जितने भी अणु होते हैं उनकी कुल संख्या को न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। तो देखो परमाणु द्रव्यमान संख्या किसे, परमाणु भार भी पूछ सकता है, द्रव्यमान
संख्या पर उपस्थित है। तो क्या बताए हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। देखो हम बताते हैं किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक उठाई आदमी होता है तो इलेक्ट्रॉन को तो इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो वही लिखे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर हम ले लिए कोई भी तत्व ले लें, एन ही ले लिए, जब एन लिए थे 11 था। देखो हम यहाँ पे ये देख लें कि इसका जो फार्मूला होगा, मतलब परमाणु भार अगर हमें निकालना है, द्रव्यमान संख्या निकालनी है, तो वो प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के क्या होगा, बराबर। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्यों नहीं लिए, तो हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान हम चलती वस्तु का द्रव्यमान नाप नहीं सकते, तो इसमें केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को लिया गया है। तो ये ए मतलब द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के क्या होता है, बराबर। परिभाषा यही तो कहती है। इसी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लियनों की संख्या भी कहते हैं। जैसा यहाँ पर हम देखें, ये कितना हो गया 23, तो इसमें तो हम बता ही चुके कि देखो यहाँ परमाणु भार कितना होगा 30। तो वैसे भी देख लो, अगर यहाँ से हम देखें प्रोटॉन, तो हमारे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे भैया, 11 हो गए। इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए। इसके बाद न्यूट्रॉन देखेंगे तो ऊपर वाले से नीचे वाला घटाएंगे तो 23 में से 11 घटाएंगे तो बचा कितना हमारा 12। तो यहाँ पर जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर ही तो होता है। देखो प्रोटॉन यहाँ परमाणु भार अगर हम देखें वैसे निकालें ज्यादातर तो कितना होता है 23, कितना होता है 23 तो हो गया ना। लेकिन अगर हम इस प्रकार निकालें कि प्रोटॉन हमारे कितने हैं 11, फार्मूले में प्रोटॉन कितने हैं 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं 12, तो इसका परमाणु भार 11 12 कितना हो जाएगा 23। अब देखो यहाँ पर तो आप ऐसे लगा दे, देखो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार दे देता है, ये आप अच्छे से समझ गए ना, ये फार्मूला अच्छे से ध्यान रखना। इस फार्मूले से हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि जो परमाणु भार द्रव्यमान संख्या परमाणु भार क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। डेफिनेशन में पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। जैसे हम कह दिए, एक न्यूमेरिकल इस प्रकार आ सकता है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या मान ली 17 है, प्रोटॉनों की संख्या 17 व न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो द्रव्यमान संख्या क्या है। मतलब रखा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 17 व न्यूट्रॉनों की संख्या 18, तो द्रव्यमान संख्या क्या है। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या किससे लिखते हैं, पी से। तो देखो प्रोटॉन कितने हैं 17, प्रोटॉन 17 है, और कह रहा न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, तो न्यूट्रॉन हमारे कितने हो गए 18। तो कह रहा द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या किससे लिखते हैं, ए से। मतलब हमारा यहाँ पूछा क्या जा रहा है, ए पूछा जा रहा है। द्रव्यमान संख्या मतलब यहाँ पर ए पूछा जा रहा है। तो हम अभी क्या बताए हैं, एक फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर हम एक फार्मूला लिखवाए हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कुछ भी कह दो, बात एक ही हुई। तो यहाँ परमाणु भार होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ द्रव्यमान संख्या निकालना चाहते थे, तो हमको पता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होगा। तो यहाँ ए पी का मान हमारा कितना है 17 और ए का मान हमारा कितना है 18, तो 17 18 हमारा कितना आ गया 35, 17 18 35। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखो किसी भी तत्व में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालना भी अच्छे से जान जाओ, परमाणु भार क्या होता है ये भी अच्छे से जान जाओ, क्योंकि जब हम समस्थानिक समभारित तथा समन्यूट्रॉनिक के बारे में बताएंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है कि कैसे निकाला जाता है। जैसे एक दो तत्व का और हम निकलवा दें कि जैसे मान लिए कि पोटेशियम ले लिए, इसका ले लें 19 19 दूना 38 39 ले लिए,
ऐसे ले ले, ठीक। ये एक के है पोटेशियम, के हुआ पोटेशियम। तो अगर हम यहाँ पूछे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भैया, तो प्रोटॉनों की संख्या हम बताए पैर में प्रोटॉन होते तो प्रोटॉन कितने हैं 19। प्रोटॉन कितने हैं 19। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 19। देखो ये बात केवल तत्वों के लिए सत्य है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं। जब कोई आयन आ जाएगा तो ये बात सत्य नहीं रहेगी भैया। तो यहाँ इसके बाद न्यूट्रॉन देखा जाए तो न्यूट्रॉन क्या बताओ, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो। अगर 39 में से 19 घटा दो, कर ही दे। 39 में से अगर हम 19 घटा देंगे तो यहाँ से जो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 20। तो ये आज सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला गया है। इसके बाद हम यहाँ परमाणु क्रमांक भी पूछ लें तो हम जानते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु क्रमांक होता है। तो प्रोटॉन कितने 11, तो परमाणु क्रमांक भी 11। और परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं। अब परमाणु भार देख लिए तो परमाणु भार खोपड़ी पे होता है। परमाणु भार हमारा कितना हो गया 39। कितना हो गया 39। तो ये सभी अच्छे से समझ गए परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु क्या होता है, नाभिक क्या होता है, ये सभी अच्छे से समझ गए। अब हम देखेंगे नाभिक के प्रकार, और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है नाभिक के प्रकार। और नाभिक के प्रकार देखो 100% फिक्स ही रहता है, लगभग में सोने तो 99.99 फिक्स ही होता है कि ये आएगा जरूर हमारे एग्जाम में। और ये बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है कि तो इसमें एक नहीं पूछा जाएगा, कहेगा समस्थानिक, समभारित तथा समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो अगर हम देखते हैं कि जो परमाणु क्रमांक जेड तथा परमाणु भार एक के अनुसार नाभिक 3 प्रकार के होते हैं। नाभिक 3 प्रकार के, नाभिक के प्रकार सबसे पहला क्या हो गया समस्थानिक, सब इसके बाद दूसरा क्या हुआ समभारित और तीसरा क्या हुआ समन्यूट्रॉनिक। देखो इसके बारे में पहले ऐसे देख लें, इसके बाद हम इसकी पूरी डेफिनेशन लिखवाएंगे, एग्जाम्पल भी लिखवाएंगे। देखो इसके लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान, सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान। समान स्थान हो ऐसे तत्व या ऐसे नाभिक, अरे तत्व होगा तो नाभिक होगा, ऐसे तत्व जिनका स्थान समान हो। तो हमको पता है स्थान सभी तभी समान हो सकता है जब क्या समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो। क्योंकि एक बात पता है, जब भैया हमारे मौजले साहब थे वो जो तत्वों का वर्गीकरण किए हैं तो उनको मतलब जो आवर्त सारणी में रखे तो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे हैं। तो यहाँ पर समस्थानिक का मतलब हुआ समान स्थान। तो स्थान तभी समान हो सकता है जब परमाणु क्रमांक समान हो। और हमको पता है परमाणु क्रमांक तभी समान हो सकता है जब क्या समान हो, प्रोटॉन। क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को ही तो हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। नहीं समझे, देखो समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान। ऐसे तत्व जिनके स्थान समान हो, स्थान समान होने के लिए परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। क्योंकि जब मौजले हैं तो तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे हैं। तो परमाणु क्रमांक समान तभी होगा जब प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, प्रोटॉनों की संख्या। तो जिस तत्व का प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तो उसका परमाणु क्रमांक भी समान होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं समस्थानिक। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम समप्रोटॉनिक भी होता है, सम प्रोटॉनिक। अब सम प्रोटॉनिक का नाम कैसे पढ़ा होगा ये तो आप समझ गए होंगे, सम प्रोटॉनिक। इसका दूसरा नाम क्या है सम प्रोटॉनिक। सम प्रोटॉनिक होता है सम का मतलब समान, प्रोटॉनिक का मतलब प्रोटॉन। चूंकि में प्रोटॉनों की संख्या समान तो इसलिए सम प्रोटॉनिक कहते हैं, ये समस्थानिक भी कहते हैं। अभी उदाहरण बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। सम का मतलब समान, ऐसे तत्व, सम का मतलब समान और भारिक का मतलब भार। ऐसे तत्व जिनके भार समान हो, भार समान होने का मतलब परमाणु भार समान हो। मतलब अगर कोई तत्व होगा तो उसका परमाणु भार होता है कि नहीं, तो ऐसे दो तत्व जिनके परमाणु भार समान हो तो समभारिक कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ समन्यूट्रॉनिक। सम का मतलब समान और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान, मतलब कोई भी तत्व होगा इसमें सभी चीजें होती हैं, प्रोटॉन भी होता है, जिनका प्रोटॉन समान समप्रोटॉनिक या समस्थानिक, जिनका भार समान समभारिक, जिनके न्यूट्रॉन समान उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 3 प्रकार हो गए, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। या तो प्रोटॉन समान हो सकता है, या तो न्यूट्रॉन समान हो सकता है, तो परमाणु भार समान हो सकता है। तो देखो पहला प्रकार क्या हुआ हमारा, जो पहला प्रकार हुआ वो क्या हुआ समस्थानिक। हम क्या बताएं समस्थानिक को समप्रोटॉनिक भी कहते हैं, समप्रोटॉनिक। तो वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या का मतलब, प्रोटॉनों की संख्या का मतलब क्या होता है परमाणु क्रमांक। अभी बार बार बता रहे हैं कि परमाणु प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु
परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, परमाणु भार समान ना हो, परमाणु भार समान ना हो। अब परमाणु भार समान नहीं होगा तो न्यूट्रॉन भी समान नहीं होगा। तो तुमको केवल एक परिभाषा याद रखनी है कि वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे समप्रोटॉनिक तत्व कहते हैं, उसे समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं, समस्थानिक और समप्रोटॉनिक कहते हैं। अब इनके एग्जांपल देखो, देखो सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। जैसे हम देखें हाइड्रोजन के, देखो डिफिनेशन तो आप सभी लोग अच्छे समझ ही गए होंगे। समस्थानिक का मतलब सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान। स्थान तभी समान हो सकता है जब परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक समान तभी हो सकता है जब प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो नाम ही है, परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। तो यही तो बताया वे तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि अगर भार समान हो जाएगा तो संभारिक में चला जाएगा, तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए बस। तो देखो अगर देखा जाए हाइड्रोजन के समस्थानिक, सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। तो अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन के समस्थानिक देखें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। देखो पहला है, देखो यहाँ पर जैसे ये लिख दिए परमाणु भार 1 है, ये हो गया। परमाणु भार कितना हो गया 2, ये हो गया। परमाणु भार कितना हो गया 3। देखो भार अलग अलग है, उसका परमाणु भार 1 है, उसका 2 है, इसका 3 है। मतलब हम जानते हैं भार। अब हम यही लिए बता देंगे कि यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालना अच्छे से जानो कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, किसी तत्व में ना। तो हमको पता है प्रोटॉन नीचे वाले तो होते हैं ना, तो इसमें भी देखो प्रोटॉन कितने हैं 1, इनमें भी प्रोटॉन कितने हैं 1, इनमें भी कितने प्रोटॉन है 1, इसीलिए सभी क्या हो गए समप्रोटॉनिक। ये एक दूसरे के क्या है समप्रोटॉनिक, जिनमें क्योंकि इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। उसी प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। जैसे हम देखें कार्बन के भी होते हैं, या क्लोरीन के देख लें, क्लोरीन के समस्थानिक होने के लिए प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा। जैसे यहाँ हम लिख दें Cl, परमाणु क्रमांक कितना हो गया 17, परमाणु भार कितना हो गया 18, अरे 35 हो गया, कितना हो गया हमारा ये 35 हो गया, ये कितना 36। अगर यहाँ देखा प्रोटॉन 17, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए 17 हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए 17 हो गए। यहाँ देखो प्रोटॉन के हमारे कितने हैं 17, और यहाँ भी हमारे प्रोटॉन कितने हैं 17। तो देखो दोनों प्रोटॉनों की संख्या समान है, इसलिए दोनों क्या हो गए समप्रोटॉनिक। ये आपस में दोनों समप्रोटॉनिक हो गए, ये आपस में एक दूसरे क्या हो गए समप्रोटॉनिक। और हम लिखवा रहे हैं, जैसे हम देख लिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार कितना होता है 14, ये नाइट्रोजन ले लिए। अब इसे देखो इनमें प्रोटॉन कितने हैं 7, यहाँ भी प्रोटॉन 7 हैं और यहाँ भी 7 हैं। देखो सभी तत्वों के समप्रोटॉनिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो ये नाइट्रोजन के समस्थानिक देखो, यहाँ प्रोटॉन 7, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 7, इसलिए दोनों क्या हो गए समप्रोटॉनिक। तो समप्रोटॉनिक तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, समप्रोटॉनिक या समस्थानिक क्या होते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल भी समझ गए, एक एग्जाम्पल लिखना है, आप 2-3 एग्जाम्पल लिखवा दिए हम। इसके बाद देखो ये हुआ, हम समभारिक बताएं। समभारिक का मतलब समान का मतलब स का मतलब समान, सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार, भार मतलब परमाणु भार। तो लिखाएंगे वे तत्व जिनमें परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, समान होती है, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। क्योंकि अगर प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाएगी तो समप्रोटॉनिक में चला जाएगा, और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी तो समन्यूट्रॉनिक में चला जाएगा। तो इसकी निशानी क्या है कि इसमें परमाणु भार समान होने चाहिए, परमाणु भार समान होने चाहिए, उसे समभारिक कहते हैं। डिफिनेशन तो आप सभी लोग अच्छे समझ ही गए होंगे, क्योंकि उससे भी हम बता रहे हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं, ये हो गया हाइड्रोजन, परमाणु भार कितना हो गया 3। अगर हम ये ले लें हीलियम, ये क्या हो गया हमारा हीलियम, परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार हम कितना ले लिए 3। तो इनमें देखो इनका भी परमाणु भार 3 है, इनका भी परमाणु भार 3 है कि नहीं। देखो परमाणु भार, इनका परमाणु को ऐसे लिखते हैं, इनका भी कितना हो गया 3 और इनका भी परमाणु भार कितना हुआ 3। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए समभारिक। जैसे इसके बाद हम ले लें, जैसे कि हो गया हमारा कोई भी ले लें, जैसे हम ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन या कार्बन ले लिए, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार कितना हो जाएगा 14, कितना हो गया 14। इसके बाद ये ले लिए, देखो नाइट्रोजन
परमाणु भार कितना हो गया 14। देखो यहाँ क्या प्रोटॉन बराबर है, क्योंकि अगर यहाँ से हम प्रोटॉन निकालें तो प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन कितना हो गया, इसका वाले 7 हो गया, इसका प्रोटॉन कितना हो गया 7, जबकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6। प्रोटॉन कितने 6, पहले में प्रोटॉन होता तो क्या प्रोटॉन बराबर है, तो प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो इनमें प्रोटॉन बराबर नहीं है। लेकिन इनका अगर देखा जाए भार, तो भार दोनों का क्या है, एक जैसा, भार एक जैसा, चूंकि इसका भी भार कितना है 14, परमाणु भार कितना है 14, और इसका भी परमाणु भार हमारा कितना हो गया 14। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समभारिक हो गए। अगर यहाँ देख भी लो आप सभी लोग, तो यहाँ से अगर देखा जाए प्रोटॉन इसके कितने हैं 6 और इसमें प्रोटॉन कितने हैं 7, तो क्या इसमें प्रोटॉन बराबर हैं, तो प्रोटॉन भी बराबर नहीं है। अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ऊपर वाले से नीचे वाले घटा जाएगा, 14 में से 6 घटाएंगे बचा हमारा कितना 8, कितना हो गया 8, और अगर 14 में से यहाँ 7 घटाएंगे तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने बचेंगे 7। तो क्या इनमें न्यूट्रॉन बराबर है, न्यूट्रॉन में बराबर नहीं, ना तो प्रोटॉन बराबर ना तो न्यूट्रॉन बराबर, इसमें केवल भार बराबर है, इसलिए ये क्या हो गए समभारिक हो गए। तो ये अब सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे समभारिक क्या होते हैं। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक होता है, सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। अभी बता दें, सम का मतलब समान होता है और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यहाँ देखो लिख गया गलत, यहाँ पर होता है वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो इसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसी प्रकार में सब ठीक है ना, इसमें तो सब ठीक था, इसी में थोड़ा गलत हो गया था। तो वे तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इसे हम ये जानते हैं न्यूट्रॉनिक संख्या निकालना सीख ही गए हैं, कई बार लगाए हैं, कई तो न्यूट्रॉनिक संख्या निकाल चुके हैं। जैसे हम यहाँ देखें, ये हो गया हाइड्रोजन, ये 3 हो गया। अगर हम यहाँ देखें हीलियम, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 4। तो अगर यहाँ देखा जाए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हम देखें, यहाँ प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन हमारे कितने होंगे 1, प्रोटॉन कितने होंगे 1। अगर यहाँ प्रोटॉन देखें तो कितने होंगे 2, तो क्या प्रोटॉन बराबर है, तो प्रोटॉन बराबर नहीं, इसलिए सम प्रोटॉनिक नहीं हुआ। अब अगर हम परमाणु भार देखें तो इसका परमाणु भार तो हमारा कितना आ गया 3 भैया, और इसका परमाणु भार, भार ऊपर ही वाला तो होता, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया 4, परमाणु भार कितना हो गया 4 हो गया। अब अगर इसमें हम न्यूट्रॉन देखें तो हम बताएं न्यूट्रॉन वाले को परमाणु भार को परमाणु क्रमांक से घटा देते हैं, तो अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 2, और अगर यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो देख रहे हो ना, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है समान, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है समान, एक जैसी है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए हमारे सम न्यूट्रॉनिक हो गए। जो कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है इसलिए सम न्यूट्रॉनिक हो गए। देखो दोनों इक्वल है ना। इसके बाद एक उदाहरण ये भी देख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इस प्रकार हो गया। इसके बाद हमारा नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया। अगर इसमें देखा जाए, इनमें भी दिखा दे, हम पूरे निकलवा के इसलिए दिखा दे चूंकि उसमें भी यूज कर सकते हो, चूंकि एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो यहाँ से अगर हम प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन हमारे कितने हो गए 8, यहाँ से प्रोटॉन देखा तो प्रोटॉन हमारे कितने हो गए 7। तो क्या दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें भार, देखो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं, जो कि यहाँ परमाणु भार प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन देखते हैं, इसी को चेक करना है। तो यहाँ परमाणु भार अगर देखना है तो परमाणु भार हमारे कितने हो गए 16, इसका परमाणु भार कितना है 15। तो क्या दोनों के भार समान है, तो दोनों के भार समान नहीं, इसका 16 है उसका 15 है। लेकिन अगर हम इसके न्यूट्रॉन देखें तो ऊपर वाले से नीचे घटाते तो 16 में से 8 घटाएं, हम अगर 16 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 8, और अगर यहाँ 15 में से 7 घटाएंगे तो ये बताओ 15 में से 7 घटाएंगे तब भी हमारा कितना बचेगा 8 तो बचेगा। अगर 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 तो हमारा कितना आ गया 8। तो देख रहे हो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है समान, इसलिए ये क्या होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो ये सभी चीजें आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सम प्रोटॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, एक एक करके अच्छे से समझ गए होंगे, और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। तो वो भी वीडियो आप सभी लोग देखना ना भूलें।